हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर करेंगे। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर करने से पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर हम ग्रेविटी को समझेंगे। तो ग्रेविटेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कितना भी सूक्ष्म हो कोई ऑब्जेक्ट या कितना भी बल्कि हो, वो दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है। उसको हम कहते हैं अट्रैक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए न्यूटन के लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके प्रोडक्ट ऑफ उनके मासेस के, मास के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 1 किलो का है और दूसरा 3 किलो का है, तो उनके मास का मल्टीप्लीकेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 3 किलो का, एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर है, तो उनका अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो उनके जो है मास में, यानी 3 × 5 5 × 3 करना पड़ेगा, अपॉन जो उनका डिस्टेंस होगा उसका जो है स्क्वायर करना होगा। यानी कि डिस्टेंस 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें निकल जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, G क्या है यहाँ पे, G यहाँ पे है कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, F इज इक्वल टू G, जो यूनिवर्सल जो है आपका कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r2 स्क्वायर। ये हमारा निकल जाएगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने देख लिया ग्रेविटेशनल क्या होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो है अट्रैक्शनल फोर्स होता है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी क्या होती है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, वही अगर ग्रेविटेशन जो है उसमें जो है जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी अर्थ जो है अपनी तरफ किसी चीज को जो अट्रैक्ट करती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। दैट इज ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कोई भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे एप्पल जब पेड़ से गिरता है तो कहाँ पे, अर्थ पे जाता है। न्यूटन ने कैसे लॉ बनाया था, उनके सर पे एप्पल गिरा था तो कोई चीज ऊपर क्यों नहीं उड़ के चली जाती है, हर चीज नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी। क्लियर हुआ। तो देखिए, द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इज अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन यानी कि मूवमेंट। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अगर किसी बॉडी में मूवमेंट हो रहा हो, वो अर्थ की तरफ खिंच रहा हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन शेप, साइज और मास ऑफ बॉडी। तो इस पे जो है डिपेंडेंट होता है। अब देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन्स लॉ बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल द थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। सारी चीजें जो है ग्रेविटेट, अब आपको पता है ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, सब कुछ पता है आपको। तो ये किसने कहा था, ये कहा था ब्रह्मपुत्र ने, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि जो हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग, न्यूटन का उन्होंने समर्थन किया था कि सारी जो चीजें होती हैं वो अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होती हैं। तो जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने 7वीं सेंचुरी में ये चीज कह दी थी, बहुत पहले कह दी थी ये बात। 7वीं सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन है इंडिया के, एस्ट्रोनॉमर थे वो, उन्होंने ये कहा। ही वॉज बॉर्न इन आपका राजस्थान, भीनमल राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। He is best known from the ब्रह्म सूत्र सिद्धांत। ठीक है,
ब्रह्म सूत्र सिद्धांत के लिए वो जाने जाते हैं, इन विच ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल द थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। ठीक है, जितनी चीज़ें अभी जो बहुत रिसेंटली बताया गया है वो बहुत पहले बता चुके थे, सारी चीज़ें जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ की तरफ जाती हैं। हु गेव द थियरी ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये बहुत बाद में दिया गया, लेकिन फिर भी इन्हीं की थियरी, प्रोफाउंडर इन्हीं की थियरी मानी जाती है। तो जो अर्थ ग्रेविटी की थियरी दी गई थी वो आइजैक न्यूटन ने दी थी। ठीक है, तो देखिए 1987 में आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पब्लिश किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने जस्ट पढ़ा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है न्यूटन का। ठीक है, इसमें क्या था कि न्यूटन प्रपोज दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू every other body with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। इसीलिए तो होता है कि जो ग्रेविटी होता है, जो F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है m1 m2 इन अपॉन क्या होता है? m1 m2 अपॉन जो है r, जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उनका स्क्वायर हो जाता है। तो जो है डिस्टेंस से क्या हो जाता है? उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मासेस से प्रोपोर्शनल होता है। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सेम यही है। देखिए F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। G यहाँ पे बीच में रख देंगे, G क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है किसने प्रोपाउंड किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो ये जो है किया था आपका न्यूटन ने। ठीक है, किसने किया था? न्यूटन ने। देख लीजिए यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे astronauts in the space cannot stand erect. This is because in the space क्या है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं स्पेस में। क्यों? There is no gravity। क्या होता है? तो ये सही उत्तर है, कोई ग्रेविटी नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, एंड स्पेस एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी। वहाँ पे कोई ग्रेविटी भी नहीं होता, कोई माइक्रो ग्रेविटी नहीं होता। इस कंडीशन में पीपल और ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी वेटलेस। ठीक है, जो लोग होते हैं वो वेटलेस फील करते हैं वहाँ पे। माइक्रो ग्रेविटी अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी इन सेवरल वेज, फॉर एग्जाम्पल मसल, बोन एंड बोन्स बिकेम वीकर विदाउट ग्रेविटी। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आते हैं तो काफ़ी टाइम तक उनका जो है प्रॉपर उनको डाइट दिया जाता है, न्यूट्रिशन फॉलो कराया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं या बोन होता है वो जो है बोन लॉस होने लगता है। ठीक है, मसल लॉस हो जाता है, तो बहुत सारे जो है इफेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम द orbiting spacecraft, it will fall towards the earth, move at a lower speed or move along with the spaceship with the same speed। तो सेम स्पीड के साथ स्पेसशिप में वो भी मूव करने लगेगी। ऐसे ही होता है ना, अगर स्पेसशिप जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना, किसी ऑर्बिट में, उससे कोई चीज़ बाहर निकल जाती है या कोई आदमी बाहर गिर जाता है तो वो उसी स्पीड में जो है वो मूव करता रहता है स्पेसशिप में। ठीक है, स्पेस वॉक का नाम सुना होगा आपने कि स्पेस में लोग वॉक करते हैं, तो कैसे वो वायर्ड होता है, वो स्पेस जो है शिप से जो है वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वॉक करके वापस लौट आते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि वायर कट जाती है तो क्या होता है, स्पेसशिप जितनी स्पीड में मूव करे उसी स्पीड में, उसी ऑर्बिट में वो इंसान भी मूव करने लगेगा। ठीक है ना, तो बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी हुई हैं इस तरीके की। ठीक है, तो क्या है, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम ए ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट मूव अलोंग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, पीसा का जो टावर होता है डज नॉट फॉल बिकॉज, ये गिरता क्यों नहीं है? ठीक है, ये गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस। ठीक है, तो जो आपका वर्टिकल लाइन है थ्रू द जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होता है? ग्रेविटी टावर फॉल्स विद इन द बेस। ठीक है, बेस के अंदर होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए कभी गिरता नहीं है। अब देख लीजिए, एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर उसके बेस में है तो वो जो है कभी गिरेगी नहीं, वो स्टैंड रहेगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वही वो जगह होती है जहाँ पे ये माना जाता है कि बॉडी का पूरा मास वहीं पे केंद्रित होता है। अभी तक जो है वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन फॉलिंग विद इन द बेस ऑफ दिस टावर, दिस इज वाई इट इज नॉट फॉलन। ठीक है, इट इज बिलीव दैट व्हेन द टावर लीन फर्दर एंड द लाइन
फ्रॉम द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासेस आउट इट्स बेस इट विल फॉल डाउन। जब वो जो आपकी ग्रेविटी की लाइन है वो बेस से बाहर निकल जाएगी, थोड़ा सा टावर और झुक जाएगा तो फिर जो है वो गिर जाएगी। तो ये जो है आपका पीसा का टावर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाँ देखिए कुछ चीजें हैं जैसे वेरिएशन, जो जी का वेरिएशन है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। एग्जाम में बहुत आता है जी की वैल्यू जो होती है, जी की वैल्यू जो क्या होती है, वो जो जी की वैल्यू होती है वो हाइट के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, डेप्थ के साथ, सरफेस की डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, डी की वैल्यू जितनी हम हाइट पे ऊपर जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, अर्थ सरफेस। दूसरा क्या है, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो एग्जाम में आता है बहुत बार कि जी की वैल्यू जो मैक्सिमम पोल पे होती है, इक्वेटर पे होती है, तो जी की वैल्यू हमेशा जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा पोल पे होगी जी की वैल्यू। ठीक है, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, जी की वैल्यू बहुत कम मिनिमम होती है इक्वेटर पे। जी डिक्रीजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू जो है डिक्रीज कब होगी, ऑप्शन दे देगा, तो रोटेशन की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, G decreases at angular speed of Earth increases, जैसे जैसे अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी G की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड G की वैल्यू इंक्रीज होगी इफ एंगुलर स्पीड जो है आपकी अर्थ की डिक्रीज होगी, तो वाइस वर्सा है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकेम 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अ बॉडी ऑफ द बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकेम्स वेटलेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर एंगुलर स्पीड जो अर्थ का है वो 17 टाइम हो जाए, जितना अभी है उसका 17 गुना ज्यादा हो जाए, तो बॉडी जो होगी, कोई भी बॉडी जो अर्थ के इक्वेटर पे होगी वो वेटलेस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसका कोई वेट ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि एंगुलर स्पीड के साथ जो अर्थ का एंगुलर स्पीड है उसके साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर एंगुलर स्पीड इतना बढ़ जाए कि 17 गुना हो जाए प्रेजेंट जो एंगुलर स्पीड के, तो जो है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो जी की वैल्यू इस समय हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ जस्ट अ सेकेंड प्लीज, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर ट्वाइस, अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 2 गुना होता, व्हाट इज दिस नाउ, अभी जितना है उसका 2 गुना हो जाता था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीड्स ऑन द अर्थ बाय द सन वुड बी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता, 1/4 हो जाता, 1/4 व्हाट इज नाउ, जितना अभी है उसका जो है 1/4 हो जाता। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे, देखिए लेट द प्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज आर, मान लो कि आर है अर्थ का डिस्टेंस और सन का। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि F इज इक्वल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है। ठीक है, m जो है ये s का मास है, e जो है ये अर्थ का मास है, और r स्क्वायर दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो गैप है, ठीक है, डिस्टेंस है। g हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, g क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज इक्वल टू जी, तो देखिए m जो है सन का मास ms, ई का मास ये हमने बता दिया। अब क्या होता है कि हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो f देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर ट्वाइस, 2 कर दीजिए, f2 कर दीजिए, तो g वही वैल्यू रख दीजिए, r2 हो जाएगा। ठीक है, f2 कर देंगे तो r2 हो जाएगा, और हम दोनों इक्वेशन से निकाल लेंगे तो f2 इज इक्वल टू 1/4 f1 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से गिर रहा है तो उसका वेट कैसा होगा, उसका वेट सेम रहेगा, है ना, वेट में क्या डिफरेंस आएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन द सेम बिकॉज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटी रिमेन्स अनचेंज, मास भी नहीं चेंज हो रहा है, ग्रेविटी भी नहीं चेंज हो रहा है, उसका जो वेट है वो कब चेंज हो सकता है, जब तो उसका मास में कमी आ जाए या बढ़ जाए, या फिर उसकी ग्रेविटी में कोई डिफरेंस आ जाए, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस आ नहीं तो सेम होगा। ठीक है, इफ द पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, ठीक है, पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है, लकड़ी वैक्स और आयरन को सेम हाइट से हम गिरा देते हैं, विच वन विल रीच द सर्फेस फर्स्ट, तो सारे एक समय पे जो है रीच करेंगे, सारे हैं एक समय पे पहुंचेंगे, रीच एट द सेम टाइम। ठीक है, क्यों, वो इसलिए कि देखिए
all the pieces of equal size of wood, wax and iron falling from same height despite their weight differences will hit the ground at the same time because the same gravitational acceleration. ठीक है, सारी जो acceleration gravitational acceleration है वो सेम है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी चीज का मूवमेंट अर्थ अपनी तरफ से जो चीज कोई चीज खींचता है तो वो अर्थ की तरफ जो है मूव होती है, उसे वो कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो सब पे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम हो रहा है. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अर्थ जो है वुड वाले पे ज्यादा लगा रहे हैं, आयरन पे कम लगा रहे हैं. ठीक है ना. तो इसकी वजह से सारी चीजें एक साथ धरती पे आ जाएंगी. अब देखिए नेक्स्ट हमारा है द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, देन क्या होगा. सेम क्वेश्चन है. इसके पहले हम कुछ देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड प्लीज. हाँ देखिए अब क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर दो बॉल, ठीक है, आयरन और वुड के अगर सेम जो है टाइम सेम वेट के हैं और ड्रॉप किया जाता है तो वो जो है क्या होगा उनके साथ. तो वुडन बॉल जो होगी वो जो है फॉल्स लेटर, वो बाद में जो है आएगी. ये देखिए ध्यान से समझिएगा. इफ द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट, एक ही वेट का है, वो ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द सेम हाइट, तो क्या होगा. देखिए देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर. ठीक है, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है. बोथ बॉल विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं कहा है, लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ एयर होता है तो हेवियर जो चीज होगी वो पहले गिरेगी और जो लाइटर होगी वो बाद में गिरेगी, क्योंकि एयर का जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोक लेगा. ठीक है, हैवियर को रोकने की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है. जैसे आयरन है और एक रुई ले लीजिए, कॉटन की बॉल ले लीजिए और आयरन को ले लीजिए, गिराएंगे तो देखेंगे आयरन की फट से नीचे आ जाएगी, लेकिन जो रुई वाली होगी वो धीरे धीरे नीचे जाएगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है एयर का. अगर एयर ना हो तो दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे. समझ रहे बात को. ठीक है, तो ये हो गया आपका. अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टू बॉल्स. दो बॉल्स हैं ए और बी आर 10 kg एंड 1 kg. ठीक है, एक 10 kg का है, बी जो है 1 kg का है. दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो 20 मीटर से गिराया जाता है तो क्या सही होगा. ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. दोनों एक साथ पहुंचेंगी. ठीक है ना, दोनों ही एक साथ पहुंचेंगी. अगर आपको इससे देखना तो आप एक बार देख लीजिएगा. और एक हमारा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन एंड जो है आपका रीजन, सॉरी असर्शन एंड रीजन. असर्शन में क्या होता है, द वेट ऑफ द ह्यूमन ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेरिजन टू अर्थ. ठीक है, जितना जो है मेरा वेट है, अगर मैं मून पे चली जाऊं तो मेरा 1/6 हो जाएगा वेट. ठीक है, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ. क्या रीजन है, क्योंकि मून के पास ग्रेविटी नहीं है. ठीक है, तो हमें जो है असर्शन रीजन दिया वो हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है. तो देखिए ये हो जाएगा सी. एक जो है ए ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है. बिल्कुल सही है कि 1/6 मेरा वेट हो जाएगा, लेकिन वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ये फॉल्स है. देख लीजिए क्या. द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. सभी लोग को पता है. The surface of the moon is only 1/6 that of the earth. जो मून का सरफेस होता है 1/6 होता है. सो द वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग 1/6 ऑफ द अर्थ. ठीक है, वेट ऑफ एनी बॉडी इज. ठीक है, वेट ऑफ एनी बॉडी इज क्या होता है, मैक्सिमम एट द पोल्स. मैंने अभी बताया था कि जो वेट होता है वो किसी भी चीज का मैक्सिमम पोल पे होता है. ठीक है, मैक्सिमम पोल पे होता है. जो आपका जी, क्योंकि जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. सिंपल सी बात है कि वेट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जी की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है पोल पे. सबसे कम कहाँ पे, इक्वेटर पे होगा, क्योंकि इक्वेटर की पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है. ठीक है, जी की वैल्यू ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगी हाइट पे, नीचे जाएंगे तो भी जो है क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द हाइट, और नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जी वैल्यू डिक्रीज होगा रोटेशन ऑफ अर्थ पे. ठीक है, अर्थ का रोटेशन होता है. जी जो है एंगुलर स्पीड होता है अगर अर्थ का, तो क्या हो जाता है, जी डिक्रीजेस विद एंगुलर स्पीड इंक्रीज. एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगा, जी डिक्रीज होगा. एंगुलर स्पीड जो है डिक्रीज होगा, जी इंक्रीज होगा. अगर एंगुलर स्पीड जो है अर्थ का 17 गुना हो जाए अभी प्रेजेंट से, तो जो जी की जो एक वैल्यू होगी, क्या होगा, जो बॉडी होगा वो वेटलेस हो जाएगा, क्योंकि जब एंगुलर स्पीड बढ़ेगा तो जो है वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जी की वैल्यू कम, वेट कम. तो यही रीजन है कि कोई वेट आपका जो वेट ऑफ एनी बॉडी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे होता है, क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा होती है. देखिए at a given place the value of acceleration due to the gravity is constant, but it varies from one place to another place on the earth's surface. It is due to the fact that the earth is not a perfect sphere. ये perfect sphere नहीं होता. It is flattened at the poles and bulges outside the equator. In this figure
द पोल जो रेडियस होता है वो आर पी इज नॉट इक्वल टू द इक्वेटर आर ई। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें क्या है, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का वेट क्या होता है, मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, मैक्सिमम एट पोल्स। तो ये हो गया आपका, सॉरी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाई 1%, अगर रेडियस जो है हम अर्थ का 1% घटा दें, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, लेकिन उसके मास में कोई डिफरेंस ना करे, मास सेम रहे लेकिन रेडियस को घटा दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सर्फेस वुड, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये 2% इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका रेडियस जो है वो हम घटा दिए तो जी की वैल्यू 2% बढ़ जाएगी, 1% घटाने पे 2% बढ़ जाएगी, ठीक है। एक फॉर्मूला है, आप इससे देख सकते हैं, देखिए इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी जी बाई जी, तो इसमें जो है आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका जो है मास निकल जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अ डिटेक्टिव अर्थक्वेक विल बी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जो है मोर देन 990 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक विल बी ग्रेटर देन 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, कोई कैटास्ट्रॉफिक अर्थक्वेक है उसकी जो है ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द मास ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज 10 kg, ठीक है, जो मास है किसी बॉडी का अर्थ पे वो कितना है, वो 10 kg का है, ठीक है, मास ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ इज 10 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून इज 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून, ये आपका जो है न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए इसको क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या है, आप फॉर्मूला रखिए, सिंपल समझिए, मास ऑफ द बॉडी क्या होता है, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है। मास जो है ग्रेविटी के से जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। मास, अभी अगर मैंने गलत बोला तो ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, मास जो है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज नहीं होता, इट इज़ द वेट, मास नहीं चेंज होगा, वेट चेंज हो जाता है, मास नहीं चेंज होता, मास उतना ही होता है, ठीक है। इट इज़ द वेट दैट चेंजेस ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ग्रेविटी, यही मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि मास जो है क्या होता है, सेम रहेगा, लेकिन जो वेट होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। सो द मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन द सेम एज ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। ये कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जैसे मैंने नहीं ध्यान दिया, तो अगर मास को नहीं ध्यान देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मास और वेट में डिफरेंस है, मास तो सेम रहेगा लेकिन जो वेट है वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। तो मास जो है वो क्या होगा, मून और अर्थ दोनों जगह सेम होगा। वेटलेसनेस इस क्या होता है, जीरो ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है, वेट जो है ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे वेटलेसनेस फील होता है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी वेटलेसनेस फील होगा। द फिनोमेना ऑफ वेटलेसनेस ऑकर व्हेन देयर इज नो फोर्स टू सपोर्ट आवर बॉडी, ठीक है, व्हेन आवर बॉडी इज इफेक्टिवली इन फ्री फॉल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एट द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, देन यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड, द सेंसेशन ऑफ apparent weight comes from the support you feel from the floor, from the seat etc. The term zero gravity is often used to describe such condition, मतलब अगर आप क्या होता है कि फ्री फॉल कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आपको वेटलेसनेस की सिचुएशन जो है में आप रहेंगे, आपको जो है वेटलेसनेस सिचुएशन फील होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट है, ठीक है ना, क्या होता है, जैसे कोई सपोर्ट, जैसे फ्लोर का सपोर्ट या सीट का सपोर्ट, तो आप जो है आपको वेटलेसनेस सिचुएशन में आप नहीं फील कर पाएंगे अपने आप को। व्हेन अ फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच हमको ये बताना है। तो देखिए क्या होता है, देखिए इसमें जो है ये आपके किसने कौन से चीज़ की आविष्कार की थी ये बताना है। देखिए जो आपका ये है रेडियम है, तो रेडियम का किसने किया था, मैडम क्यूरी ने, ठीक है, रेडियम का किया था मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन का किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेडियम का किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन का किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे जो है डब्ल्यू के रोंटिजन, ठीक है, डब्ल्यू के रोंटिजन एक्सरे। स्मॉल पॉक्स जो है उसका किया था एडवर्ड जेनर, फिर स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है The Earth travels in its orbit at a speed of 4,400 km per hour. Why does we not feel this speed? ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, वो हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं।
तो देखिए ना फील करने का एक रीज़न होता है, और रीज़न क्या है, ये है बी। इसमें है कि आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलॉन्ग द अर्थ सरफेस इज ज़ीरो। हमारा जो रिलेटिव स्पीड होता है अर्थ सरफेस से, उसकी अगर उससे अलॉन्ग हम कंपेयर करें तो हमारा जो है ज़ीरो होता है। रिलेटिव आर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द अर्थ ऑर्बिट इज ज़ीरो। इसकी वजह से हमें फील नहीं होता। देखिए, अर्थ स्पिन्स एंड मूव्स थ्रू द स्पेस इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड घूमता रहता है, हमें ये मूवमेंट फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वी आर स्पिनिंग एंड मूविंग थ्रू स्पेस विद द अर्थ। सॉरी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्पिन भी कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं। ठीक है, हम स्पिन भी करते हैं और मूव भी करते हैं। कैसे? जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का स्पेस है, उसी के साथ हम स्पिन भी कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, इसलिए हमें ये महसूस नहीं हो पता। सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ वी मूव एज मच एज फास्ट एज द अर्थ मूव्स। अर्थ के साथ ही हम उसी स्पीड में हम भी मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फील नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर रिलेशन होता अर्थ का और हमारा, कुछ गैप होता, तो हमें उसकी स्पीड पता चल पाती। ठीक है, we move such as the earth moves. One way to recognize the earth's movement is to look around the objects that are not attached to the earth, like the suns, the stars. ठीक है, अपना मूवमेंट हम कैसे पता चल सकते हैं? जो चीज़ अर्थ से अटैच नहीं है, जैसे सन है, स्टार है, उसको हम देख के अपना मूवमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इन कार which is moving at a constant speed on a smooth surface, we will not feel its motion. ठीक है, however when the car accelerates or when the brakes are applied we feel the motion. अब हम उनके साथ मूव कर रहे हैं तो हम थोड़ी ना महसूस कर पाएंगे। ठीक है, हम महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हम जो है एक बार ब्रेक लगता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें महसूस होता है कि मोशन में थे। ठीक है, तो हम अगर साथ ही उतने स्पीड से हम भी अगर मूव कर रहे हो तब हमें ये फील नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सडनली जो है डिसअपियर हो जाती है, वो सडनली जो है खत्म हो जाती है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा कि जो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने कहा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट से रिलेटेड होता है, मास से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वेट जीरो हो जाएगा लेकिन मास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। The gravitational force of the earth suddenly disappears, then the weight of the object will be zero, but the mass will remain the same. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, an artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of the earth क्या होता है, प्रोवाइड्स ए नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। जो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है वो नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है इसके मोशन के लिए। मैंने पढ़ाया था अभी, जस्ट हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो एक फोर्स उसकी तरफ लगता है जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो सेंटर की तरफ उसको खींचता है, लेकिन वही पाथ उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए कैपेबल होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि प्रोवाइड्स नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है किसी जो है आपका सैटेलाइट है जो अर्थ के सराउंड मूव करते हैं। देखिए, देयर आर टू फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द एबिलिटी ऑफ अ सैटेलाइट टू रिमेन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। पहला क्या है, फर्स्ट इज दैट द सैटेलाइट वाज एक्सेलरेटेड बाय द लॉन्च व्हीकल। पहली बात तो है उसको एक एक्सेलरेशन फोर्स दे दिया गया, उस फोर्स से उसको लॉन्च कर दिया गया। दूसरा क्या है, फैक्टर दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ व्हिच प्रोड्यूसेस नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन इन अ कर्व पाथ में मूव करने के लिए जो मोशन होता है वो प्रोवाइड कर देती है अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल पुल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, समझ लीजिए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली एक्टिव होता है अपने ऑर्बिट में। किस लिए? सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब एक स्यूडो फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जो है होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट में, वो कंटिन्यूअस मूव होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ऑन द सैटेलाइट्स बाय द अर्थ की ओर से
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन मेन एक्टिंग और ऑन अ सैटेलाइट व्हेन इट इज ऑन द ऑर्बिट, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन द सैटेलाइट। सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेसेसरी टू मेंटेन द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो एक जरूरी होता है जो ऑर्बिट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इट इज ड्यू टू, जो सैटेलाइट होता है वो मूव करता रहता है अपने ऑर्बिट में, किस लिए? क्योंकि सेंट्री कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट्स केप्ट मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अपने अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करता रहता है, किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या था? ए जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, ठीक है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स रहेगा, और आपका जो सैटेलाइट है वो अगर मूव करेगा ऑर्बिट में तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स दैट काउंटर्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट, ठीक है। उसको उड़ जाने से रोक देता है ये, और वो सेंटर की तरफ उसको खींचता रहता है, कीपिंग इट मूविंग इंस्टेड विदिन अ यूनिफॉर्म स्पीड अलॉन्ग विद द सर्कुलर पाथ। ग्रेविटी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है दैट कीप्स प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा है नोन फोर्स ऑफ अ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। जो है आपका फोर्सेस होते हैं उनको हम 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो क्या होता है? पहला होता है ग्रेविटी, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और है तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो एक बार इसमें आया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। किसी भी जो सैटेलाइट की स्पीड होती है वो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? देखिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ठीक है। मास कितना उससे मतलब नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट का मास से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए सैटेलाइट्स ऑफ द डिफरेंट मासेस रिवॉल्विंग द ऑर्बिट ऑफ द सेम रेडियस हैव सेम ऑर्बिटल स्पीड। मास से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सेम ऑर्बिटल स्पीड में सेम रेडियस में वो इवॉल्व करता रहता है, ठीक है, रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। किस पर डिपेंड करेगा? मास पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। हाइट कितनी है सैटेलाइट की अर्थ सरफेस से उस पर डिपेंड करेगा। ग्रेटर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट लेसर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड। जितना रेडियस जो है ज़्यादा होगा उतना ही ऑर्बिटल स्पीड कम होगा। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस अर्थ के सरफेस के नियर जो रिवॉल्व होता है ऑर्बिटल स्पीड वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड चलता है, ठीक है। देखिए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय सैटेलाइट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन करने में एक पीरियड को जो है, हाँ, एक पीरियड को जो है रिवोल्यूशन करने में किसी सैटेलाइट को जितना टाइम लगता है वो होता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, इसके बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। इफ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अगर जियो स्टेशनरी मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन। और कैसे? अर्थ रोटेशन यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही वो ऑर्बिट भी वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल प्लेन में मूव कर रहा है। दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, दैट इज 24 आवर्स। 24 घंटे में वो भी पूरा कर ले रहा है एक, और 24 घंटे में वो सैटेलाइट भी अर्थ को एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। देन द सैटेलाइट्स विल अपीयर स्टेशनरी रिलेटेड विद द अर्थ। तो सैटेलाइट्स क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। कहाँ? जब डिफरेंस नहीं है, दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या होगा? कोई आगे पीछे नहीं दिखेगा, सेम जो है लोकेशन पे रहेगा। इस सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सॉरी देखिए जैसे मान लीजिए कि जो है यहाँ पे आने, तो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और मान लीजिए ये जो है आपका सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ भी किसी बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ की स्पीड और इस सैटेलाइट्स की स्पीड दोनों अगर सेम है, ठीक है, दोनों अगर सेम आती है तो क्या होगा कि ये जो है कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये लगेगा कि अर्थ के साथ ही मूव करें, क्योंकि 24 घंटे में दोनों ही एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। इस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है
कि ये जो सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। तो इनकी जो हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर की होती है। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड एज द प्रैंकिंग ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम प्रैकिंग ऑर्बिट कहते हैं, PRAKING, प्रैकिंग ऑर्बिट कहते हैं इसको। ठीक है, Arthur C. Clarke was the first to predict that a communication satellite can be stationed at the geostationary orbit. जितने communication satellites हैं उसको जो है हम geostationary orbit में हम प्लेस कर सकते हैं। ये प्रैंक ने, ये किसको इसने कहा था, ये क्लार्क ने, आर्थर सी क्लार्क ने ये बात बताई थी। अब ये हमने देख लिया जियो स्टेशनरी। अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था ये जियो स्टेशनरी ही था। देखिए, सैटेलाइट is keep moving in an orbit around the earth is due to the centripetal force। ये सब हमने देखा था, तो इसमें हमें जानना जरूर था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नोन फोर्स ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस। ठीक है, जितने फोर्सेज होते हैं उसको 4 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है? ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक आपका न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। विद रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, हमारा ए सही नहीं है। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता, ये बहुत हमारे वहम है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ऑन ओनली पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स वहीं पे लगेगा जहाँ पे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चार्जेस होंगे उस पर। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो रेडियो एक्टिविटी कॉज कर देता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के एटम में जो है, उसके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में जो है बाउंडेड होते हैं। तो आपने अगर जो है स्ट्रक्चर देखा होगा भी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर की जो है ऑर्बिट्स में, बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बाउंड करके रखता है। वीक फोर्स क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी कॉज कर देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ऑन द पार्टिकल्स ओनली who has the electrical charges। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, वीक नहीं है बल्कि वीकेस्ट है, सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एमंग द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, व्हाइल द न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग दम। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। लेकिन अगर आप जो है अपने माइंड से उसको समझने की कोशिश करें, आपने साइंस को नहीं देखा है, तो आप क्या सोचेंगे? न्यूक्लियर फोर्स, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसका फोर्स तो बहुत ही फीबल होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के लिए फोर्स है तो बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन ही विल, देखिए फिर से देख लीजिए, अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट एंड देन when will he feel that his weight gets increased। ठीक है, अगर लिफ्ट में बैठा है और कब वो महसूस करेगा कि उसका वेट जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसको ये चीज़ कब फील होगी? तो देखिए, ये फील कब होगा उसको कि उसका वेट बढ़ गया है। तो वेट इन अ लिफ्ट हम देख लेते हैं पहले। वेट जो है लिफ्ट में कैसे कैसे क्या होता है, देखिए, अगर लिफ्ट जो है स्टेशनरी है या मूविंग है, इफ अ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। द एपरेट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द ट्रू वेट। ठीक है, तो जो वेट ऑफ बॉडी होगी ट्रू वेट के बराबर होगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है। लेकिन अगर लिफ्ट है गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, बहुत तेज से ऊपर जा रही है, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो आपका बहुत तेज से ऊपर जा रही है, हाँ, तो गोइंग इफ द लिफ्ट गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? जो हमारी बॉडी का वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल वेट से। ठीक है, अगर जो लिफ्ट है वो गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा? जो बॉडी का वेट है वो ट्रू वेट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक और पोजीशन बनती है, इफ़ द कॉर्ड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, अगर लिफ्ट का कॉर्ड जो है वो टूट गया हो, इट फॉल्स फ्रीली, अगर वो अचानक से नीचे गिर जा रहा हो, इन ये सिचुएशन में क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकेम्स जीरो, तो वेट जो है वो जीरो हो जाता है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, वेटलेसनेस सिचुएशन अभी हमने देखा था ना, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट होता है तो वेट फील होता है, तो वो फ्री वाला फ्री स्टेज होता है जिसमें वेटलेसनेस फील होता है।
अब देखिए while going down if the acceleration of the lift is more than the acceleration due to the gravity, ठीक है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन अगर हो नीचे की तरफ जाने की तरफ तो बॉडी इन द लिफ्ट गोज इन कॉन्टेक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी होगी, बॉडी लिफ्ट में क्या होगी, वो सीलिंग से कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। तो ये जो है हमारे 5 तरीके के वेट से रिलेटेड चीज़ें थी लिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन when he will feel that his weight gets increased, weight increase कैसे बताया था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वेट जो है कब इंक्रीज होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो when the elevator going upward, ठीक है, अपवर्ड जाएगी एक्सपीडियसली, तो क्या हो जाएगा इसका, ये ए हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ है, ठीक है ना। लेट द मास ऑफ द पर्सन m एंड द वेट इज w, द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो जो है क्या हो जाएगा इसमें जो है एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम जी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका वेट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विद, इससे जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अ बैट्समैन हिट्स a cricket ball which then roll on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to the rest. The ball slows to a stop because, ठीक है, कुछ देर हमने अभी डिस्कस किया था कि बॉल जो है स्लो हो जाती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्यों? देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ठीक है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो जो मोशन को अपोज कर देता है। देख लीजिए, बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल when then the ball rolls on the level ground. After covering the short distance, the ball comes to rest because there is an external force that is called as the frictional force acting on the moving ball opposite direction में, opposite motion में। if there is no frictional force then the ball will roll continuously। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स, वही होता है आपका, कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव ही करेगी, पहला जो नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, जब कोई चीज़ रुक जाएगी तो रुक जाएगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, डिपेंड्स ऑन द टाइम और टेम्परेचर। तो देखिए लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे Why do pendulum clock usually lose time in summer? समर में क्यों लूज कर देता है अपना टाइम? क्योंकि देखिए समर में क्या हो जाता है कि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज, ठीक है। समर में जब गर्मियाँ होती हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ फैलने लगती है, तो जो समर होता है, समर में जो पेंडुलम जो होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है, उसका लेंथ, इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ द यूनिट ऑसिलेशन। उसकी वजह से जो लेंथ इंक्रीज होता है उसका टाइम पीरियड भी, ऑसिलेशन का पीरियड भी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये रीज़न है आपका। और विंटर में से जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अ गर्ल इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है, ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, बैठ के झूला झूल रही है लड़की। व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल, ठीक है, अगर वो खड़ी होती तो जो स्विंग का पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो शॉर्टर हो जाएगा। अगर वो बैठी हुई है तो बड़ा लंबा लंबा जो है वो जो है मूव कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जो है खड़ी हो गई है झूले पे तो वो क्या हो जाएगा, जो आपका शॉर्टर हो जाएगा। देखिए इसको ये हो गया है, शॉर्टर हो जाएगा, ये शॉर्टर है, ठीक है, शॉर्टर हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो उसका जो आपका पीरियड होगा स्विंग का वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। गर्ल, अब देखिए क्यों होता है ये, गर्ल इज, जो वो झूल रही है झूला, ठीक है, अगर वो बैठी है, शी इज इफेक्टिवली मूविंग हर मास हायर दस शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर वो खड़ी हो जाती है तो अपना मास जो है, मास उसका हाई ज़्यादा हो जाएगा और शॉर्टन हो जाएगा उसका पेंडुलम, ठीक है। शॉर्टनिंग दिस लेंथ विल डिक्रीज द, शॉर्टनिंग दिस लेंथ विल डिक्रीज द पीरियड एंड द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी शॉर्टर। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को अगर आपने कभी झूला झूला है तो, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू अ ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन में सेट कैसे हो जाएगा, तो देख लीजिए ये सी हो जाएगा 1 to 4। कैसे हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन इज 0 देन द बॉब पासिस थ्रू द मीन पोजीशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो बॉब है, बॉब मतलब वो जो जहाँ से वो मूव करता है, तो बॉब जो है वो पासिस थ्रू द मेन पोजीशन, ठीक है। फिर क्या है, इन ईच साइकिल द बॉब अटेन्स अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस। एक बार में बॉब जो है जो आपका वेलोसिटी होता है वो 2 गुना अटेन कर लेता है। अब आपका
चौथा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद द टाइम। एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का वो डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर जीरो व्हेन इट रीचेस टू द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन। ये गलत हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन सिंपल पीरियोडिक मोशन पासेस थ्रू इट्स मीन, अगर अपने मीन से पास कर रहा है तो नो फोर्स एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या है, इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस टू द एक्सट्रीम, अगर मीन की बात करें तो ये सिचुएशन, अगर एक्सट्रीम या जो है पीस स्पीड में चला जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जो आपका सेंटर फोर्स है एक्टिंग ऑन दिस वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, हैज जीरो वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक कहाँ पे फास्टर रन हो जाएगा, वो विंटर्स में, ठीक है। विंटर्स में जो है पेंडुलम क्लॉक जो है बहुत तेज जो है फास्टर रन होगा। क्यों? क्योंकि विंटर में लेंथ ऑफ द पेंडुलम और द स्विंग बिकेम स्मॉलर, छोटा हो जाता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द क्लॉक बिगिन टू रन फास्ट, ठीक है। अर्थ स्पेस वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ की स्पेस वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए अर्थ की जो स्पेस वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, वो होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये हो गया। द टर्म स्पेस वेलोसिटी मीन्स द मिनिमम स्पीड दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली जो स्पेस वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, स्केप वेलोसिटी मतलब स्केप मतलब भाग जाना, ठीक है। तो वो किसी ऑब्जेक्ट का स्केप वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए जितना कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के लिए उसको नीडेड हो, ठीक है। तो जो है ग्रेविटेशनल, और वो कहीं बाहर चला जाए, किसी सेलेस्टियल बॉडी जो है कोई दूसरी जगह चला जाए, स्पेस में चला जाए, तो वो जो होती है 11.2 होती है, उतना जो है किलोमीटर पर सेकेंड का अगर हम उसको वेलोसिटी दे देंगे तो वो जो है अर्थ के आपकी जो है ग्रेविटेशनल जो पुल फील्ड है उसको जो है पास करके बाहर चली जाएगी। what will happen if an object is thrown into the space with the speed of 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, इट विल रिटर्न टू द अर्थ, क्योंकि escape velocity कितनी होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो अगर 11 भी फेंकेंगे तो भी वापस चली आएगी वो, और वहाँ तो 8 फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, एटमॉस्फेयर मून पे नहीं होता। क्यों? द escape velocity ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, इसलिए वहाँ पे अर्थ जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पे रह ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज स्मॉल, जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसलिए द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सर्फेस ऑफ द मून इज स्मॉल, ठीक है। स्केप वेलोसिटी भी स्मॉल होती है, वो जल्दी से स्केप हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट गैसेज इज मच अबव द वैल्यू ऑफ द स्केप वेलोसिटी ऑन द मून, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब उसको मूव करने की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है देन द वैल्यू ऑफ द स्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। दैट इज वाई ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस escape एंड देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो स्केप हो जाती है सारी गैसें और वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर बच नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे जो है क्या होता है, कोई जो मून होता है वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कवर, क्या है हमारा ये टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से कवर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।